हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक अध्याय के अंतर्गत अपमार्जक, इसका परिचय, परिभाषा, बनाने की विधि, विशेषता और बहुलक, इसके बारे में इस कालखंड में चर्चा करेंगे। अपमार्जक, जिसको इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं, आप लोग सामान्य भाषा में, ऐसी बोलचाल की भाषा में टिकिया और डिटर्जेंट का नाम सुना होगा। सुना है? नहीं सुना है? सुना है, ऐसे ऐसे करने मतलब सुना है नहीं? कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अपमार्जक डिटर्जेंट कहलाता है और जो टिकिया है वो साबुन कहलाता है। दोनों में क्या अंतर होगा, उसके बाद में प्रवेश करते हैं। क्या अंतर होगा बताइए? टिकिया और डिटर्जेंट अर्थात अपमार्जक और टिकिया, ये दोनों में क्या अंतर है? हाँ बोलिए बोलिए, प्रयास कीजिए। हाँ, आपका उत्तर है टिकिया का एक निश्चित साइज होता है, चाहे वो ट्रायंगल रहे, चाहे आयताकार रहे, चाहे वर्गाकार रहे। यही बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल। और डिटर्जेंट का? हाँ, बहुत सुंदर। आपका सवाल का जवाब है पाउडर। इसका मतलब ये है जो हम पाउडर के रूप में भी, है ना, कपड़े को धोने के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, इसी को तो कहते हैं अपमार्जक। अब मुझे ये बताइए आप, जब हमने कपड़ा धोने का टिकिया तैयार कर लिया है, बना लिया है, बहुत अच्छे, ऐसा नहीं कि एकदम बेकार माने कंडीशन का है, बहुत उच्च क्वालिटी का भी हमने टिकिया तैयार किया, मतलब साबुन कपड़ा धोने का, क्यों जरूरत पड़ा पाउडर बनाने का? बताइए क्यों जरूरत पड़ा? अच्छा, आपका जवाब है सर इसमें कपड़ा को डुबा के रखते हैं और बहुत सारे कपड़ा एक साथ धो सकते हैं, यही है ना? यही है ना? साबुन को भी बहुत सारे साबुन से धो सकते हैं, माने टिकिया से, लेकिन उसको घिसना पड़ता है ना? और आजकल तो आप लोग जानते हैं, है ना, ये हमारे हाथ से घिसने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक, दैट मीन्स वॉशिंग मशीन में साबुन को नहीं डाल सकते, टिकिया को नहीं डाल सकते, पाउडर को डालते हैं। यही है ना? ये कोई सवाल का जवाब परफेक्ट नहीं हुआ, माने पूर्ण उत्तर नहीं हुआ ये। जल्दी साफ होता है सामान्य भाषा में, है ना, वास्तविक में सही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है उत्तर। अब वो कैसे? वही चीज तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जानते हो, हमने चाहे हमारी सफाई के लिए हो, शरीर की सफाई के लिए हो, चाहे कपड़ा के सफाई के लिए हो, किसका उपयोग करते हैं? पानी का, जल का, है ना? है ना? और जल जो है हम कहां से प्राप्त करते हैं बताइए? हाँ, आपका जवाब है जल नदी से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही। आपका जवाब है कुआं से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही। आपका जवाब है नल से प्राप्त करते हैं, मतलब बोर से, है ना? ये इशारा करते हैं तो ऐसे, इसका मतलब हैंडपंप से, है ना, तालाब से, पोखर से, महासागर से, डैम से, यहीं से ना। और जो जल होती है ना, वो उसकी स्वभाव अलग अलग होता है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक हैंडपंप से मैंने जल लिया बाल्टी से, थोड़ी देर बाद देखता हूं तो उसका रंग जो है ना कुछ दूसरा दिख रहा है। इसका मतलब उस पानी में कहना चाहिए कोई ना कोई खनिज पदार्थ उपस्थित है। ये नहीं समझ में आया तो चल हम इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब स्वाद। तो कुछ ऐसे जगह का पानी हमको
कसैला या लोहा युक्त पानी लगता है ना, इसका तात्पर्य क्या हुआ, हमारे पानी में पानी के अलावा और अन्य खनिज लवण उपस्थित होते हैं, अन्य खनिज लवण उपस्थित होते हैं, अन्य तत्व उपस्थित होते हैं, और ये तत्व की उपस्थिति में आप साबुन को घसीट घसीट के लगाओगे तो भी वो निकलने नहीं देता, किसको, गंदगी को। तो ऐसे कहना चाहिए, जो नहीं निकालने वाले खनिज लवण को निकालने के लिए हमें डिटर्जेंट की आवश्यकता हुआ। अब वो खनिज लवण कौन सी हो सकती है, विशेषकर बच्चों मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये दो ऐसे खनिज लवण हैं, ये यदि गंदगी में आया, जिसको हम साफ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो यदि वहां उपस्थित है, वो उपस्थित है, दैट मीन्स पानी से आता है, तो टिकिया से वो नहीं धुलता, टिकिया से वो वाश नहीं होता, सफाई नहीं होता। तो हमारे मन में एक विचार आया, ऐसा हम एक तकनीक उपयोग करते हैं जिससे बहुत अधिक मात्रा एक साथ कपड़ा भी धुल जाए, है ना, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, है ना। अब वो जो माने जिसको ढीठ कहते हैं, ढीठ तत्व खनिज लवण, वो भी आसानी से निकल जाए, है कि नहीं। तो वो कौन सा ढीठ तत्व है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अर्थात डिटर्जेंट कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिज लवण को आसानी से निकाल देता है, और आसानी से जब निकालता है तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। अब ये बताइए बच्चों, हमने टिकिया का उपयोग किया सफाई के लिए, टिकिया से भी साफ हो गया, साबुन से भी साफ हो गया, और ये डिटर्जेंट का भी उपयोग कर रहे हैं, इससे भी साफ हो जाता है। दोनों में अंतर बताना चाहूं तो जो डिटर्जेंट है वो ज्यादा कहना चाहिए सफाई के लिए उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार दोनों होता है, और अम्ल और क्षार ऐसे अम्ल जो कोई भी खनिज लवण उपस्थित हो उसको इजी, है ना, इजी मतलब बहुत सरल तरीके से वहां से हटाता है, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। सुने हो ना बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका सूत्र होता है H2SO4। नहीं सुने हो तो आज सुन लो, समझ लो, सूत्र क्या होगा, H2SO4। तो इस प्रकार से अपमार्जक जो है कठोर जल में कपड़े को सफाई करता है। अपमार्जक, अब तक मैंने बताया तो पानी भी दो तरह का होता होगा, एक मृदु जल और दूसरा कठोर जल, है कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि कठोर जल किसको कहेंगे, है ना। एक पानी होता है मिनरल वाटर, है नहीं, मिनरल वाटर जो पान के दुकान में मिलता है, मिनरल वाटर बॉटल, है ना। मिनरल वाटर तो आप हैंडपंप से निकालते हैं, वो मिनरल वाटर नहीं है का, नहीं, वो भी तो मिनरल वाटर है ना। लेकिन हम जो हैंडपंप से निकाल रहे हैं वो मिनरल वाटर के साथ साथ ऐसे खनिज भी है जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। कभी कभी सुने होंगे, ये पानी पिया मैं, थोड़ी देर बाद खुजली हुआ, बोलते हैं ना, माने एलर्जी जिसको कहते हैं, स्ट्रोंसियन नामक एक कहना चाहिए खनिज लवण होता है। यदि किसी पानी में उपस्थित है बच्चों तो खुजली होता है, इरिटेशन होता है। यदि किसी हैंडपंप में, है ना, पानी में, हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड नामक तत्व हो तो हमारी त्वचा पूरा
सूखा होने लगता है, रूखा होने लगता है, और यदि अधिक मात्रा में उसका उपयोग कर दिए तो हमारी जो स्किन है वो गलने लगता है और ठूंठ ठूंठ टाइप का ऐसे हो जाता है। नहीं, पूर्व में एक बीमारी होता था जिसको कुष्ठ कहते थे, है ना। वो कुष्ठ जो है ना वैसे फ्लोराइड पानी से बीमारी से फैलता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ऐसे मिनरल्स जो हमारे शरीर को लाभ प्रदान करे, ऐसे वाटर में उपस्थित होता है, उस वाटर को मिनरल वाटर कहते हैं, जो मार्केट में मिलता है ना। इसीलिए हमको जो पानी पीना चाहिए उसको फिल्टर करके पीना चाहिए। फिल्टर करने से कुछ ऐसे सूक्ष्म खनिज लवण है जो उस कैपिलरी वाल्व के थ्रू वॉश आउट नहीं होता, माने पास आउट नहीं होता, जाता नहीं। जिस केमिकल या जिस मिनरल की आवश्यकता होता है शरीर में, वही उस फिल्टर के थ्रू आता है, और उस पानी को हम जब सेवन करते हैं तो हमें लाभ होता है, हानि कम होता है। तो ऐसे अवांछित खनिज लवण यदि जल में उपस्थित हो तो उस जल को हम कठोर जल कहते हैं। क्या कहेंगे? कठोर जल। कठोर जल में कपड़े की या कपड़े को सफाई करता है, सफाई करता है। क्या कहलाएगा? अपमार्जक कहलाता है। हम सब जानते हैं सामान्य अवस्था में मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण की उपस्थिति में, मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण की उपस्थिति के कारण कपड़े सफाई नहीं होती। अतः मतलब इसके बाद नहीं होती, अतः, है ना। ऐसे कठोर जल जिसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण उपस्थित है, इसी को कठोर जल कहेंगे। ये अतः अपमार्जक मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक, अतः कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति में क्या कर देता है? उसको धुलाई करता है, में धुलाई करता है। ये इतना अपमार्जक में आप जो है इसका परिचय सामान्य लिखेंगे। अब आ जाता है इसका परिभाषा। परिभाषा क्या हो सकता है बच्चों? जिस प्रकार से हमने साबुन बनाया था, साबुन में क्या लिए थे? लंबी श्रृंखला वाले उच्चवसी अम्ल, वही लिए थे ना, है ना। यहां भी वैसा ही लेंगे, माने लंबी श्रृंखला वाले उच्चवसी अम्ल, और उच्चवसी अम्ल के स्थान पे यहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं। चलिए, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, या कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपस्थिति में, ठीक है। वहां एक साल्ट उपयोग करते थे। कहां साबुन बनाते थे तो लवण, कौन सा?
बताइएगा, सोडियम के लवण या तो पोटेशियम के लवण। यहां थोड़ा दूसरा लवण लेंगे तब तो डिटर्जेंट पाउडर बनेगा भाई, है नहीं तो ये भी नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये पाउडर बनाना है हमको, और तो पाउडर बनाने वाले जो लवण डालेंगे तब तो पाउडर बनाने वाले जो लवण है वो अमोनियम लवण या सल्फोनेट लवण कहलाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अमोनियम लवण या सल्फोनेट लवण का उपयोग करते हैं। क्या कहलाएगा? अपमार्जक कहलाता है। देख, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अमोनियम या सल्फोनेट लवण का उपयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? अपमार्जक या डिटर्जेंट। इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं इसको, अपमार्जक को। तो ये इसका परिभाषा हुआ। अब हम इसका बनाने की विधि देखते हैं। बनाने की विधि तो अपमार्जक को बनाने के लिए विशेषकर निम्न कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण लगता है या आवश्यक होता है। आइए देखते हैं। बनाने में आवश्यक सामग्री ये क्या क्या यूज होता होगा? पहला जो हाइड्रोकार्बन है, कौन सा? लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, है ना? लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ये नंबर दूसरा, इसका जो ग्रेडियंट है वो आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। आप इसको कोष्टक में लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा ग्रेडियंट इसमें उपयोग होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो कहलाता है NaOH। NaOH। अब NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही लवण है ना? जो लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, इसमें माने कार्बोक्सिलिक अम्ल मिला रहेगा, H2SO4 उपस्थित रहता है, फिर NaOH रहता है, और चौथा या तो आप अमोनियम साल्ट लेंगे या तो सल्फोनेट साल्ट लिख सकते हैं। इसमें अमोनियम लवण या
सल्फोनेट लवण, सल्फोनेट लवण, ये इस प्रकार से इतने ग्रेडियंट होता है तो हम अपमार्जक तैयार कर लेते हैं। ये अपमार्जक के बनाने की आवश्यक सामग्री हुआ। अब हम नेक्स्ट क्या है अपना विशेषता, अपमार्जक की क्या विशेषता होगी देखते हैं ना। अपमार्जक की विशेषता, अपमार्जक की विशेषता अगला मुख्य बिंदु के अंतर्गत देखते हैं। अपमार्जक की विशेषता, इसको गुण भी कहते हैं, है ना। विशेषता, पहला विशेषता, इसमें सोडियम के सल्फाइड या सोडियम के सल्फेट आयन उपस्थित होते हैं। क्या क्या? सल्फेट एवं सल्फाइड। इसको इस प्रकार से लिखते हैं SO3 2 माइनस आयन Na प्लस आयन, SO3 2 माइनस आयन Na प्लस आयन, या SO4 2 माइनस आयन Na प्लस आयन उपस्थित होता है। ये विशेषता है इसकी, है ना। दूसरा विशेषता, अपमार्जक जो है कठोर जल में उपयोग होता है ना। कठोर जल में। नंबर तीसरा जो विशेषता है, ये पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, है ना। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ से, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ से हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, ये तीसरा विशेषता अपमार्जक हो गई। चौथा विशेषता है ना, हमने साबुन से यदि टिकिया से कपड़ा को धोते हैं हमने, और यदि हम डिटर्जेंट से कपड़े के धोते हैं, तो सफाई करने की जो क्षमता है वो इसमें अधिक होगा। इसमें का मतलब अपमार्जक में अधिक होता बनिस्बत टिकिया के, साबुन के। तो क्या हो जाएगा अपना चौथा विशेषता? स्वच्छ करने की, स्वच्छ मतलब साफ करने की, सफाई करने की, धुलाई करने की या धोने की जो क्षमता है वो अधिक है। तो स्वच्छ करने की क्षमता अधिक है, क्षमता अधिक होता है। अब देखिए, स्वच्छ करने की क्षमता अधिक होती है, इसमें एसिड मिला हुआ है। कौन सा एसिड? अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका तात्पर्य ये है, हमारी जो कपड़े हैं, है ना, हमारी जो कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं रंग जो है हल्का से डिस्कलर्ड, मतलब विरंजक होगा। आपने महसूस किया होगा
जब हम नया कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े की जो रंग होती है, कपड़े की जो कलर होती है, वो बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम धुलाई करते हैं, धोते हैं कपड़े को, तो हमें महसूस होता है कि हमारी कपड़े की जो कलर है वो फेड हो रहा है। फेड का मतलब कम हो रहा है। क्यों? इसके दो कारण हैं बच्चों। एक कारण होता है हमारे डिटर्जेंट से यदि हम धोते हैं तो धोने की क्षमता अधिक होने के कारण कपड़े के बीच जो रेशे होते हैं जिसको बांध के रखता है, वो नोट्स मतलब होता है गांठ को ढीला करता है। ढीला करेगा तो रेशे का जो पकड़ने की जो क्षमता है वो कम होगा, साथ साथ रंगने की जो क्षमता है वो कम होगी। रंगने मतलब डाइज, कलर कम होती है। तीसरा चीज, जब हम वॉश करते हैं, धोते हैं कपड़े को, तो धूप में ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। आप सबको पता होगा धूप में यदि हम सुखाते हैं तो जो सनलाइट होता है बच्चों, सूर्य की प्रकाश होती है, उसमें 7 रंग होते हैं ना, होते हैं 7 रंग। बैजानी, हैप्पी नाला या विबग्योर है ना। इसके अलावा और कुछ रंग होते हैं? नहीं होते का? होते हैं। आज से समझ जाओ, होते हैं जो हमारे आंख से नहीं दिखाई देता, और जो आंख से नहीं दिखाई देता उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है है नहीं? तो उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देखते बच्चों, उसको देखने के लिए हमको स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं। 7 रंगों के समुदाय को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। तो स्पेक्ट्रम को देखने के लिए हमको खाली आंख की जरूरत पड़ती है। इंद्रधनुष में देखिए 7 रंग, लेकिन 2 और रंग होते हैं। सबसे ऊपर में होती है बैगनी और सबसे नीचे होती है लाल। लाल के नीचे होती है उसको अवरक्त किरण कहते हैं, और बैगनी के ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी कहते हैं ना। तो 2 रंग और होते हैं, है ना। अल्ट्रावायलेट कहना चाहिए हमारे कपड़े के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है, इवन उससे कैंसर भी होता है अल्ट्रावायलेट। और इंफ्रारेड जो अवरक्त किरण है नहीं बच्चों, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, दवाई के रूप में उपयोग होता है। तो जो अल्ट्रावायलेट है ऊपर के जो है, उसको भगवान ने, गॉड ने वहीं ऊपर रोक दिया है। कहां पे? जहां पे ओजोन लेयर है, सुने होंगे, है ना। ओजोन लेयर है ना धरती से ऊपर, उसको अल्ट्रावायलेट जो सूर्य से आता है ना, उसको वो रोक देता है। लेकिन आप और हम हमारे लापरवाही के कारण उस ओजोन परत में छेद मिल गया है, छेद बन जाता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण बदल रहा है, तापमान बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो रहा है। इसके कारण हमारी अल्ट्रावायलेट जो किरण है छेद के माध्यम से आता है, और जिस स्थान पे आया वहां तो सारे लोग, चाहे जीव जंतु हो, पशु हो, चाहे मनुष्य हो, कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो रंग है ना, वो किरण, विकिरण जो है हमारे कपड़ों के कलर को कमजोर करता है। कमजोर मतलब फेड करता है। तो 2 कारण हो गया, है ना। तो स्वच्छ करने की क्षमता डिटर्जेंट में अधिक होता है बनिस्बत टिकिया के। टिकिया मतलब कपड़े धोने वाले साबुन के। तो ये 4 विशेषता आपके अपमार्जक के होते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ अपमार्जक के उदाहरण ले लेते हैं। आपने मार्केट में ब्रांड नेम से सुना होगा अभी तक। ब्रांड नेम मतलब नाम से जी, है। कोई फेना लेता है नहीं, फेना ही लेना बोलते हैं ना नाम से। तो ये दुकानदार 1 किलो का फेना देना बोलते हो ना, वो तो नाम है, उसके अंदर कुछ और है। उसके अंदर क्या होती है उसको बताते हैं। जैसे निरमा, जैसे व्हील पाउडर है, जैसे टाइट पाउडर,
वगैरह वगैरह, है ना। तो उसके अंदर में क्या केमिकल रहता है? अब तक तो हमने उच्च श्रृंखला या लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में अमोनियम साल्ट या सल्फोनेट साल्ट या लवण उपस्थित होता है, ये अध्ययन किए। अब उदाहरण ले लेते हैं, उस केमिकल का क्या नाम होगा? उस केमिकल का पहला नाम पहला उदाहरण पहला नाम को हम सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट कहते हैं, अर्थात सल्फोनेट लवण इसमें उपस्थित होगा। क्या कहेंगे? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजील सल्फोनेट। इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं। तो रासायनिक सूत्र में बच्चों बेंजीन का जो संरचना होता है वो हेक्सागोनल अर्थात षटकोणीय होता है, और इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, दूसरा में सिग्मा बॉन्ड्स होती है। एक तरफ SO3Na+ आयन जुड़ा होता है और दूसरे तरफ C12H25। ये सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट कहलाता है। देखिए सोडियम, ये सल्फोनेट SO3 सल्फाइट बना है, ये बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और ये एल्किल मूलक है, ये 12 है, 12 कार्बन वाला है, अर्थात ये डिटर्जेंट के अंदर ये केमिकल उपस्थित होता है। और ये किससे बना है? H2SO4। और क्या डाले हैं उसमें हम? और क्या डाले हैं? हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन जैसे ये है H2SO4 और सोडियम के लवण। सोडियम के लवण क्या हो सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये नंबर दूसरा ये है सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट। सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये इसका रासायनिक सूत्र होगा CH3CH2(11), है ना। लिख देते हैं CH3 कोष्टक में CH2(11) और लवण आ जाएगा। कौन सा लवण? सल्फेट। आपको बता दूं मैं, जो S जो होता है ना, S मतलब सल्फर, वो 3 प्रकार के लवण बनाते हैं, आयन बनाते हैं। सबसे पहला S, दूसरा SO3, तीसरा SO4। याद रखिएगा S फॉर सल्फाइड, ड। SO3 फॉर सल्फाइड, ड और ट अंतर हो गया। सिंगल S है तो सल्फाइड, SO3 है तो सल्फाइट, और SO4 है तो सल्फेट। तो ये सल्फेट है, इसमें क्या होगा? SO4 होगा। तो CH3CH2(11) SO4 1- आयन और Na1+ आयन, ये आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट। ये भी डिटर्जेंट है, उदाहरण, है ना। अब फर्क ये है, हमने जब मार्केट में जाते हैं लेने के लिए तो कोई टाइट पाउडर दे बोलते हैं ना। अब आप ये बोलोगे, ए दुकानदार मुझे सोडियम लॉरेल सल्फेट दो, तो घूम जाएगा, ये कौन सा साइंटिस्ट कहां से आ गया है। नहीं रखते हम, चल भाग जाओ, है ना। तो ऐसे जगह उपयोग करना है आपको। अब दुकानदार कहा जाने का भाई, वो जो केमिस्ट होता है, जो बनाने वाला होता है, उसको मालूम होता है, और जो पढ़ने वाला होता है उसको मालूम होता है। जैसे हम और आप पढ़ने वाले हैं,
है ना, तो मालूम होना जरूरी है। यस, अब अपमार्जक के उदाहरण में इस प्रकार से 2 उदाहरण आते हैं। अगला मुख्य बिंदु में बहुलक, मुख्य बिंदु में बहुलक। बहुलक इसको अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर। देखो बच्चों, बहुलक जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। बहुलक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द होता है बहु और दूसरा है लक। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, बहु का मतलब क्या होता है? क्या होता है? घर में जो शादी करके लाते हैं वो बहु नहीं ना, वो नहीं, कभी नहीं सोचना है नहीं। तो क्या हो गया? बहु मतलब बहुत, 2 या 2 से अधिक। और दूसरा शब्द है लक, लक है ना, अंग्रेजी में लक मतलब किस्मत कहते हैं, है ना। अब किस्मत का तात्पर्य क्या होता है? जिसका भाग्य, जिसका कार्य एक नहीं होता, एक से अधिक होता है, उसी को तो लक बोलते हैं। नहीं बोलते का? वही बोलते हैं ना। इसका मतलब तात्पर्य ये हुआ, पॉली मतलब 2 या 2 से अधिक। पॉली मीन्स क्या होगा? 2 या 2 से अधिक। इसको अंग्रेजी में मैनी कहते हैं। और मर मतलब होता है भाग, पार्ट, है नहीं। तो ऐसे रासायनिक यौगिक, ऐसे रासायनिक यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक संयोग करके एक उच्चतर, उच्च द्रव्यमान वाले मिश्रित या संयुक्त यौगिक बनाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बहुलक कहलाएगा। अब बताइए, बहुलक हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है नहीं। आपको बोले ये जाओ तो मार्केट से सब्जी लाना, है नहीं, आप तो झोला पकड़ के जाने से रहे, नहीं मम्मी मैं तो नहीं बोलते हैं ना, है नहीं, कहाँ झोला पकड़ते रहेंगे, है ना। तो मार्केट में सब्जी डालने वाले जो पॉलीथीन होता है ना, वो भी बहुलक है। आप जो खाना खाते हो, क्या क्या खाते हो? फिर आ गया बात, चलो बताओ तो, खाने में क्या खाते हैं हम? दाल चावल रोटी सब्जी, वही तो खाते हो। क्या मिलता है अब आपको? बताना पड़ेगा। वेरी गुड, है ना। आपका उत्तर है न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, है कि नहीं। माने ये संतुलित आहार में ये सब चीज पाया जाता है। और सम मिनरल्स, कुछ मात्रा में मिनरल्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, जो हमने भोजन में प्राप्त करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, आप बता सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का कुछ माने सोर्स जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है? यस, बहुत सुंदर, पोटैटो। और क्या आ सकता है? सबसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट मेंस क्या? मेस, मेस इट मीन दस राइस,
है ना। माने आपके बोलने का मतलब है राइस से होगा क्या, राइस से ना। चावल जी, चावल भात बना खाते हो ना, उसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होती है ना। गेहूं कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है ना, जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे तो ये 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा ट्राइसेकेराइड। ट्राई जिसको पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, है ना। तो जितने भी पॉलीसेकेराइड है बच्चों वो बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है नहीं। ये हम खाते हैं वो है प्राकृति मनुष्य द्वारा बनाए गए संश्लेषित बहुलक भी है नहीं। और उदाहरण बताता हूं, चलो। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले बहुलक। आप जो कुर्सी में बैठे हो, है नहीं, कौन से कुर्सी में बैठे हैं? प्लास्टिक के कुर्सी में बैठे हो नहीं, वो भी तो बहुलक है नहीं। एक एकदम हार्ड टेबल में बैठे हो, हार्ड टेबल मतलब प्लास्टिक जैसा लग रहा है, हार्ड है, वो भी तो बहुलक है। कौन सा? टेफ्लॉन, है नहीं, ये है। तो टेफ्लॉन बहुलक है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कुर्सी तैयार हुआ है ये भी बहुलक है। तो बहुलक का शाब्दिक अर्थ होता है मेनी पार्ट्स। ऐसे सरल अणु, ऐसे सरल अणुओं के संयोजन से बने, ऐसे सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक द्रव्यमान या भार वाले यौगिक को क्या कहेंगे? बहुलक कहते हैं। दूसरी परिभाषा, 2 या 2 से अधिक सरल रासायनिक यौगिक मिलकर या संयोग कर उच्च द्रव्यमान वाले संयुक्त कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाता है या पॉलीमर कहलाता है ना। तो इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। बहुलक के 2 प्रकार होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। सिंथेसिस जिसको कहते हैं। नेचुरल का मतलब होगा प्राकृतिक और संश्लेषण का मतलब होता है माने स्वयं आदमी के द्वारा बनाया गया। प्रकृति प्रदत्त जो है, देखो प्रकृति प्रदत्त कोई आदमी उसको नहीं देगा, नहीं बनाता आदमी, भगवान बनाता है ना। लेकिन हमारे द्वारा बनाए गए को संश्लेषित कहते हैं, जो फैक्ट्री में बनता है ना। इस प्रकार से हमने आज महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत अपमार्जक, परिचय, परिभाषा बनाने की विधि, विशेषता और बहुलक के सामान्य परिचय एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।